नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। मुद्दों पर जोर, सियासी मोड़। लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर जिस तरह से सियासत गर्मा गई है, उससे ये तय है कि भावी राजनीति में अब सियासी मोड़ आ चुका है। मोदी 3.0 सरकार के बाद नेतृत्व जिसके हाथ होगा, इसको लेकर अब कयासों का दौर भी शुरू हो चुका है। दरअसल देश ज्वलंत मुद्दों पर राहुल गांधी आक्रामक मुद्रा में आ चुके हैं और राहुल गांधी की छवि का उभार कुछ संकेत दे रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ओबीसी दलित वोटों में सेंध खास संकेत दे रहे हैं। परिवारवादी के आरोप तकरीबन खारिज हो चुके हैं। राष्ट्रवादी और मध्य मार्गी के बीच सियासी पाला खींचा हुआ नजर आ रहा है। हमारी ये खास पेशकश देखिए, मुद्दों पर जोर, सियासी मोड़। बदल रहा देश का सियासी ट्रेंड। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चलता है कि भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया है। मोदी के विचार और छवि को बड़ा झटका लगा है। मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी एनडीए सरकार संघर्ष करेगी या बिना किसी बाधा के 5 साल पूरे करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि 2014 और 2019 में जो बातें नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी, वो इस बार नदारद है। देश में लोकसभा चुनाव के बाद पेपर लीक जैसी ज्वलंत मुद्दों के चलते सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। चुनाव में जिस प्रकार विपक्ष को संजीवनी मिली, उससे यही लगता है कि मोदी गारंटी के साथ लोकसभा चुनाव में उतरी बीजेपी का सियासी ट्रेंड बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को देश की सत्ता से बेदखल हुए 10 साल हो गए और मोदी सरकार का तीसरा टर्म शुरू हो चुका है। अब पुरानी बातें फिर से गूंजने लगी हैं। अब ये तय है कि हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हनुमान, घुसपैठियों जैसे मुद्दे के बजाय अब पढ़ाई, दवाई, सिंचाई जैसी कार्यशैली फिर से नए तरीके से धरातल पर नजर आने लगी है। ज्वलंत मुद्दा और आक्रामक राहुल गांधी। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने यूजीसी नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिस तरह उन्होंने इस मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, उससे यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब आगे और आक्रामक होने वाले हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि ऐसा कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन किसी न किसी कारण हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं या फिर रोकना नहीं चाहते। नीट मुद्दे और यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया गया है। हमारे कुलपतियों को योग्यता के आधार पर नहीं रखा गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक विशेष संगठन से संबंधित हैं और इस संगठन और भाजपा ने हमारी शिक्षा प्रणाली में घुसपैठ की है और इसे नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी के मुताबिक नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के साथ अर्थव्यवस्था के साथ जो किया, वही अब शिक्षा प्रणाली के साथ कर रहे हैं। ऐसा होने का कारण और जिस कारण से आप पीड़ित हैं, वो इसलिए है क्योंकि एक स्वतंत्र उद्देश्यपूर्ण शिक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग यहाँ दोषी हैं, उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए और उन्हें दंडित किया जाए। राहुल कहते हैं कि अब लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल चुका है कि हम एक आपदा पर बैठे हैं और हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो अपंग है। एक गहरा राष्ट्रीय संकट है। मुझे सरकार की ओर से प्रतिक्रिया की कोई क्षमता भी नहीं दिखती। पूरा देश जानता है, युवाओं आप सब जानते हो कि इसका पहले एपिसेंटर मध्य प्रदेश हुआ करता था। वहां पे 40-50 लोगों की हत्या हुई थी। ये कब शुरू हुआ था? आप जानते हो कि गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इन चीजों का एपिसेंटर है। और आप ये भी जानते हो कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारी लेबोरेटरी मध्य प्रदेश और गुजरात है। तो लेबोरेटरी से यह काम शुरू हुआ है और अब यह काम देश में फैल रहा है और आपका इससे नुकसान हो रहा है। जब तक ये रिवर्स नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। अगर हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं
बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। और ये मैं कह रहा हूं, दोहराता जा रहा हूं कि हर हिंदुस्तान की हर संस्था को कैप्चर कर रखा है, लीगल सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, एजुकेशन सिस्टम को। उनकी क्रेडिबिलिटी इन बातों में है ही नहीं। वो क्लीन चिट दें, उसका कोई मतलब ही नहीं। उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी है। सब लोग जानते हैं कि एपिसेंटर मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरी यात्राओं में सबसे ज्यादा पेपर लीक की बात यही आई थी। उत्तर प्रदेश में आई थी, मध्य प्रदेश में आई थी। आपने जो नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट था, और वो गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से वो गुजरात मॉडल फिर वो नेशनल लेवल पे लाए। कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट था मार्केटिंग, हजारों करोड़ रुपए की मार्केटिंग और डर, एजेंसी का डर, मीडिया का डर, सरकार का डर। अब हुआ क्या? अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं। मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट? हार के तलाशे जा रहे ठीकरे। आपको बता दें कि चुनाव में हार या तगड़ा झटका खाई किसी भी राजनीतिक पार्टी में घमासान कोई नई बात नहीं है। भाजपा के बजाय एनडीए के सहारे तीसरी बार सत्ता में लौटने वाली भाजपा में यही हो रहा है। हार के लिए ठीकरे तलाशे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी एनडीए के चुनाव प्रचार में मुख्य चेहरा रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भावी राजनीति संभावनाओं के सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। एक दशक के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस का 99 सीटें जीतकर मजबूत विपक्ष के रूप में उभरना और चुनाव के बाद एक पोस्ट पोल सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लगातार घटना बड़ी घटना के तौर पर सामने आया है। भारत छोड़ो न्याय यात्रा में मणिपुर से हम महाराष्ट्र गए और रास्ते में हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं। और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। राहुल गांधी की छवि का उभार। आपको बता दें कि तमाम विरोधाभासों और आलोचनाओं के बाद भी राहुल गांधी की स्वीकार्यता देश में बढ़ रही है। अगर यही ट्रेंड आगे भी रहा तो 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल देश के अगले प्रधानमंत्री होने के मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा सकते हैं। हालांकि इसमें कई किंतु परंतु भी हैं। यही कि राहुल गांधी को अपनी दुविधाग्रस्त नेता की छवि से पूरी तरह उबरना होगा।
उन्हें गंभीरता के साथ बड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी, जो उनकी नेतृत्व क्षमता की लोक परीक्षा होगी। तीसरे, उन्हें अब पूर्णकालिक राजनेता के रूप में खुद को पेश करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर हमले करने का साहस दिखाने के बाद भी ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि जब देश के सत्ता संचालन की धुरी बनने की बात आएगी तब राहुल पूरी संजीदगी से वैसा करना पसंद करेंगे या फिर किसी डमी को कुर्सी पर बिठा देंगे। अगर ऐसा हुआ तो तय मानिए कि राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस नीति गठबंधन का दिल्ली के तख्त पर काबिज होने का सपना केवल कागजी महत्वाकांक्षा बनकर ही रह जाएगा। अभी कांग्रेस को जो कामयाबी मिली है उसे सकारात्मक ऊर्जा और दिशा नहीं मिली तो वह आगामी चुनाव में बुलबुले के रूप में फूट भी सकती है। ओबीसी दलित वोटों में तगड़ी सेंध के संकेत खास। वहीं इसमें दो राय नहीं है कि दो भारत जोड़ो यात्राओं चुनाव में जमीनी मुद्दे उठाने, प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बताने, जनता की जगह अपना एजेंडा चलाने जैसी बातों से राहुल की भाजपा विरोधियों में ये छवि तो बनी है कि वो निडरता से अपनी बात कहते हैं, भले ही कुछ लोगों को अभी भी उनमें अपरिपक्वता नजर आती हो। खासकर इस लोकसभा चुनाव में जिस ढंग से उन्होंने देश में संविधान बचाने और आरक्षण खत्म न होने देने का अलख जगाई है, उसमें भाजपा की ओबीसी और दलित वोटों में तगड़ी सेंध लगा दी है। खासकर यूपी, महाराष्ट्र, बिहार से इसका सर्वाधिक असर दिखाई दिया। भावी राजनीति में नेतृत्व किसके हाथ? जाहिर है कि बतौर पीएम मोदी की तीसरी पारी है। 2029 आते आते वो 79 साल के होंगे, तब उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी। युवा पीढ़ी से उनका कनेक्ट आज की तुलना में धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसमें विपरीत राहुल गांधी अभी युवा हैं। अगले लोकसभा चुनाव तक वो भी 60 के अंदर ही होंगे। राहुल गांधी का कई स्तरों पर मेकओवर करने की कोशिश की गई है। कांग्रेस का राहुल में और राहुल का अपने आप में विश्वास बढ़ा है। चुनौती पूरी कांग्रेस का मेकओवर करने की है। संगठनात्मक स्तर पर मजबूती बड़ी दरकार। हालांकि एक सच ये भी है कि बेशक यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु आदि राज्यों में कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन यहाँ कंधे उसके सहयोगी दलों के ज्यादा मजबूत बने रहे हैं। जहाँ कांग्रेस का सीधा भाजपा से मुकाबला रहा है, उन राज्यों में कांग्रेस राजस्थान को छोड़ दें तो ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। इन राज्यों में कांग्रेस भाजपा से मजबूती के साथ दो हाथ कर सके, इसके लिए संगठनात्मक स्तर पर उसे मजबूत और निरंतर सक्रिय करने की जरूरत है। इसके काबिल कार्यकर्ताओं की पहचान और उन्हें काम करने देने की स्वतंत्रता देनी होगी। आत्मघाती गुटबाजी कांग्रेस का महारोग है, इस पर लगाम कैसे लगे ये भी बड़ा सवाल है। परिवारवादी के आरोप तकरीबन खारिज। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के परिवारवादी होने के आरोप को जनता ने लगभग खारिज कर दिया है। नतीजों और बाद में मंत्रिमंडल गठन में शामिल नामों में उजागर हुआ कि भाजपा में यह रोक उसी शिद्दत से मौजूद है और पनप भी रहा है। भले ही उसे नाम दूसरा दिया जा रहा हो, वह खुद को परिवारवाद का विरोधी बताती है और परिवारवादियों से गलबहियां भी करती है। ये कहना नहीं होगा कि परिवारवाद भारतीय राजनीति का राजरोग है, जिसका स्वरूप बदलता रहेगा पर रोग कायम रहेगा। ऐसे में जनता अब परिवारवाद की बजाय परफॉर्मेंस को ज्यादा तवज्जो दे रही है। क्या होगी आगे की सियासत की दिशा? 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों को जो सफलता मिली है, उसमें ये तो तय है कि अब भावात्मक मुद्दे और ध्रुवीकरण की सियासत नहीं चलने वाली है। वहीं अगर राहुल गांधी को भविष्य में देश के नेता के रूप में स्वीकार किया जाना है, तो सबसे पहले उन्हें अपनी दुविधाग्रस्त होने की छवि से भी मुक्त होना होगा। कांग्रेस कार्यकारिणी ने राहुल से लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष बनने का अनुरोध किया है, जिस पर राहुल ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इस तरह जिन 2 लोकसभा सीटों से वो इस बार चुनाव जीते हैं, उनमें से कौन सी सीट रखें और कौन सी छोड़ें, इस पर उन्होंने कुछ बेमन से ही सही निर्णय ले लिया है।
भावुकता से संवेदनशील छवि तो बनती है, लेकिन राजनेता को संवेदनशीलता के साथ साथ कुशल और सक्षम प्रशासक के रूप में खुद को सिद्ध करना होता है। इसका अर्थ ये है कि जो भी निर्णय आप लेते हैं उन्हें क्रियान्वित कराने का, नतीजे देने का मुद्दा भी आप में होना चाहिए। दरअसल सत्ता संचालन केवल एक नौकरशाहाना कर्मकांड नहीं है, उसके लिए राजनीतिक दांवपेच, रणनीति, अखाड़ेबाजी के हुनर में निपुण होना भी जरूरी है। इस लिहाज से यूपीए के दौरान कांग्रेस द्वारा किसी राजनेता के बजाय अर्थशास्त्री और नौकरशाह डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना सही राजनीति का फैसला नहीं था। मनमोहन सिंह के बतौर पीएम अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाए, लेकिन कांग्रेस को सक्रिय और ताकतवर बनाए रखने के लिए जिस राजनीति सेनापति की जरूरत थी, उसमें वे पूरी तरह असफल रहे। इस लोकसभा चुनाव का एक संदेश ये भी है कि देश में अब दो ऐसी राजनीतिक पार्टियां आमने सामने होंगी जिनकी मौजूदगी पूरे देश में है। अभी ये तक दर्जा कांग्रेस के पास ही था, अब इस श्रेणी में भाजपा भी शामिल हो गई है। यानी अब देश की राजनीति धुर राष्ट्रवादी और मध्यमार्गी विचारधारा के बीच चलेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां किसी क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग तो कभी उन्हें कुचल कर अपना वजूद कायम रखेंगी। इन्हीं दो प्रमुख दलों की अगुवाई में चलने वाले राजनीतिक गठबंधनों के बीच ही चुनावी मुकाबले होंगे। ऐसे में सहयोगी दल कभी अंकुश तो कभी स्टेपनी की भूमिका अदा करते रहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि राहुल गांधी अब तक जिस तरीके और रणनीति के साथ काम कर रहे हैं, वो पूर्णकालीन राजनेता के बजाय पॉलिटिकल एक्टिविज्म ज्यादा है। राहुल गांधी अगर सचमुच एक गंभीर राजनेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें जिम्मेदारियां लेनी होंगी। सफलता के मुग्ध होने और असफलता के आहत होने की मानवीय कमजोरियों को बस में करना होगा। क्या महज प्रचार का माध्यम गुजरात मॉडल? बता दें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, तब उन्होंने गुजरात मॉडल पेश किया था और कहा था कि वो इसी तरह भारत का विकास करेंगे। बहरहाल तब किसी को ये समझ में नहीं आया कि गुजरात मॉडल का मतलब केवल प्रचार, अच्छी सुर्खियां और पीआर प्रबंधन है। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने जो किया है वो देश में गुजरात मॉडल को दोहराना है। मोदी सरकार ने गुजरात में स्वास्थ्य संबंधी कोई बुनियादी ढांचा नहीं बढ़ाया, उसमें कोई सुधार नहीं किया। 25 सालों में, जिसमें से 15 साल मोदी राज्य में मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में भाजपा सरकार ने एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। अस्पताल सभी कांग्रेस द्वारा बनवाए गए। यही हाल देश का रहा। ना तो स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हो सका और न ही अन्य चीजें बेहतर हो सकी। गुजरात मॉडल केवल प्रचार का है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो इस प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।